हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आपको पीछे की 2 वीडियो अच्छे से समझ आ गई है मुझे लगता है, जैसे कि आप लोगों का रिस्पॉन्स है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसी की अगली वीडियो। इस वीडियो को देखने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने पीछे की 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले जाके वो वीडियो देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। आप लोग क्या है, होमोगोनिया तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो आता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, वो आता है आपका एक्सोस्पोर फॉर्मेशन। एक्सोस्पोर क्लियर आ रही है ना आवाज। एक्सोस्पोर फॉर्मेशन, एक्सोस्पोर्स जो बनते हैं वो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसका है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया सेल्स होती हैं, ये बेसिकली किसमें की बात चल रही है, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया जो आते हैं, उनका जो डिस्टल एंड होता है वो क्या हो जाता है, टूट टूट के ट्रांसवर्स सेक्शन में और क्या बना लेता है, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्पोर। फिर ये एक्सोस्पोर क्या करेंगे, जर्मिनेट होके नए बैक्टीरियल सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि एक्सोस्पोर जो है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। उसी तरीके से जो एंडोस्पोर है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। ये क्या है, एक्सोस्पोर्स कब बनते हैं, आपके अनफेवरेबल कंडीशंस में, फॉर्म्ड इन द अनफेवरेबल कंडीशंस। इसमें क्या होगा कि जब कंडीशंस क्या होती हैं, यानी कि लिखा है न्यूट्रिएंट कंडीशन अनफेवरेबल, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, आयरन, मैग्नीशियम एटसेट्रा, इस तरीके की कोई भी कंडीशंस होती हैं तो जो बैक्टीरिया सेल होती है उसके बाहर की तरफ क्या बन जाती है, लेयरिंग बन जाती है, एक हार्ड कवरिंग बन जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं। और जो बैक्टीरिया सेल का साइटोप्लाज्म होता है या प्रोटोप्लास्ट होता है वो सेल के अंदर ही क्या रह जाता है, रिजर्व, जिससे कि जब भी कभी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो जो उसके बाहर की जो वॉल होती है, हार्ड कवरिंग होती है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि क्या है, अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म है और बाहर की तरफ क्या हो रही है, बहुत सारी लेयरिंग बन जाती हैं, जो जिसमें क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। और एक जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है वो क्या होता है आपका, ये होता है डाइपिकोलिनिक एसिड। क्या होता है, डाइपिकोलिनिक एसिड। यही क्या करता है, रेजिस्टिविटी प्रोवाइड कराने का काम करता है। जो लेयरिंग होती है एंडोस्पोर में वो 3 होती हैं, एक्सोस्पोरियम, स्पोर कोट और कोर वॉल। जो आउटर लूज कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोस्पोरियम। जो स्पोर कोट होता है, यानी कि जिसमें क्या होता है आपका डाइपिकोलिनिक एसिड, वो क्या करता है, रेजिस्टिविटी प्रोवाइड कराने का काम करता है। और जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो आपका कोर वॉल में क्या होता है, कंजर्व्ड रहता है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसमें क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन रिच होता है और इसमें पोटेशियम और फॉस्फेट जो होते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है तो वो क्या करता है, जो एंडोस्पोर है वो जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है। जर्मिनेशन से पहले क्या होगा, जो बैक्टीरिया सेल है वो वाटर को क्या करती है, एब्जॉर्ब, स्वेलअप हो जाती है। और जो डाइपिकोलिनिक एसिड होता है जो रेजिस्टेंट प्रोवाइड कराने का काम करता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, लीक आउट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वो प्रोटोप्लास्ट एक्टिव स्टेज में आ जाता है और वो सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। इसमें क्या होता है, एंडोस्पोर्स में वॉल बन जाती हैं और वॉल कितनी होती है, 3, एक्सोस्पोरियम, स्पोर कोट और कोर वॉल। जो आउटर लूज कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोस्पोरियम। फिगर में देख लीजिए, एक्सोस्पोरियम, स्पोर वॉल, और अंदर की जो कवरिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स या कोर वॉल। जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो आपका किस में होता है, कोर वॉल में। जो एक्सोस्पोरियम होता है वो किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और डाइपिकोलिनिक एसिड, जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया सेल को अनफेवरेबल कंडीशन में रेजिस्टेंट प्रोवाइड कराने का काम करते हैं।
फिर जैसे कंडीशन फेवरेबल होती है, बैक्टीरिया सेल क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, स्वेलअप हो जाती हैं, और जो डाइपिकोलिनिक एसिड होता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, लीक आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और प्रोटोप्लास्ट एक्टिव स्टेज में आ जाता है। और फाइनली एक्टिव स्टेज में आने का मतलब क्या है, यानी कि वो डिवाइड करने की कंडीशन में आ जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो रेजिस्टेंट प्रोडक्शन का काम होता है एंडोस्पोर में, वो किस किस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, वाटर कंटेंट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, एंटीकोगुलेंट एजेंट होता है डाइपिकोलिनिक एसिड, थिक रेजिस्टेंट एंड इम्परमेबल कवरिंग होती है, और साथ ही साथ मेटाबॉलिक रेट भी क्या हो जाता है, लो, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक सरवाइव कर सके। दूसरा क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एक्टिव एंजाइम। इन्हीं की वजह से क्या होता है, जो मेटाबॉलिक रेट है बैक्टीरिया सेल के अंदर वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। उसके बाद इंक्रीज कंटेंट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आप सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक से ज्यादा पेरेंट या कह सकते हैं हम 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है। एक वर्क करता है एज अ मेल पार्टनर और एक फीमेल पार्टनर। दोनों क्या करते हैं, दोनों का जेनेटिक मटेरियल रिकम्बाइन हो जाता है, और उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग आती है उसका जेनेटिक कंटेंट पेरेंट के जेनेटिक कंटेंट से थोड़ा क्या हो जाता है, डिफरेंट। क्योंकि इसमें जो प्रोसेस चलती है वो किसकी चलती है, मियोसिस, और उसमें भी रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस के थ्रू सेल्स जो है डिवाइड करती हैं, जिस वजह से इनके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो पेरेंट से डिफरेंट होते हैं। जबकि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो जेनेटिक कंटेंट होता है वो क्या होता है, पेरेंट्स से बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, बिल्कुल क्लोन कॉपी होता है। तो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। ठीक है, एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन के बारे में। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कॉन्जुगेट हो जाना। तो कॉन्जुगेशन में सेम वही प्रोसेस होती है कि 2 बैक्टीरिया सेल्स आपस में क्या हो जाती हैं, कॉन्जुगेट हो जाती हैं। जो फर्स्ट टाइम स्टडी किया गया था कॉन्जुगेशन, वो किसने किया था, लेडरबर्ग और टॉटम ने, किसमें, ई कोलाई में, इन 1946। ठीक है, तो फर्स्ट देख लेते हैं कि कॉन्जुगेशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है। तो कॉन्जुगेशन के लिए जो एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होता है बैक्टीरिया सेल के पास, वो क्या होता है, पिलस, या उसी को बोलते हैं पिलाई। पिलाई क्या होती हैं, वैसे तो हम पिलाई को जानते हैं अटैचमेंट के लिए, जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। वैसे तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजिला की भी होती है, लेकिन फ्लैजिला का जो फंक्शन होता है वो किसमें होता है, मोटिलिटी में, यानी कि मूवमेंट में। जबकि पिलस का जो हम फंक्शन मानते हैं वो किसमें मानते हैं, बैक्टीरियल सेल के अटैचमेंट में, यानी कि किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच होने में कौन हेल्प करता है, पिलाई। और कभी कभी मूवमेंट के लिए भी ये फंक्शन करती हैं। लेकिन इनका जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो किसमें होता है, रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है कि जो सेल के पास डीएनए होता है या जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इस पिलस के थ्रू ही ट्रांसफर हो जाता है, किसमें, डोनर सेल में। तो कॉन्जुगेशन के लिए क्या है कि हमारे पास क्या होती हैं, 2 तरीके की बैक्टीरियल सेल होती हैं। एक वर्क करती है एज अ डोनर सेल और दूसरी वर्क करती है रेसिपिएंट सेल। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि यानी कि इसमें क्या होता है, जो डोनर सेल्स होंगी वो क्या होंगी, उनके पास एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है। एक तो पिलाई होती है उनके पास, दूसरा क्या होता है, उनके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड या मोबाइल प्लाज्मिड। और दूसरा क्या होता है आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम। तो अभी हमारे पास क्या है, जैसे कि हम देख रहे हैं, एक बैक्टीरियल सेल जिसके पास क्या है, पिलस है और प्लाज्मिड डीएनए है, और दूसरी बैक्टीरियल सेल है जिसके पास क्या है, ये नहीं है, इसको कट कर देना है, जिसके पास सिर्फ एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, न ही पिलस है और न ही उसके पास प्लाज्मिड डीएनए है। तो वो सेल जिसके पास क्या है, पिलस भी है और प्लाज्मिड डीएनए भी है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज एफ पॉजिटिव सेल, जबकि दूसरी सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ नेगेटिव सेल्स। तो हमारे पास 2 पेरेंट सेल हैं,
एक F पॉजिटिव जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डोनर सेल से, और दूसरी कैसी है F नेगेटिव जिसको हम वो क्या बोलते हैं रेसिपिएंट सेल। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो पिलस है वो क्या करती है, डायरेक्ट कांटेक्ट बनाती है रेसिपिएंट सेल के साथ। पिलस अटैच टू द रेसिपिएंट सेल। उसके बाद इसमें कुछ क्या होती हैं, जो प्लाज्मिड डीएनए होता है इसके पास कुछ स्पेशल प्रोटीन पाई जाती हैं जिनको क्या बोलते हैं हम रिलैक्सोसोम और ट्रांसफेरोसोम। रिलैक्सोसोम क्या करती है, उस प्लाज्मिड डीएनए के फ्रेगमेंट को ब्रेक करके दूसरी सेल में ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, ट्रांसफेरोसोम। रिलैक्सोसोम रिलीज कराने का काम करेगी और पिलाई के थ्रू जो ट्रांसफर कराने का काम करती है वो दूसरी प्रोटीन जिसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसफेरोसोम। उसके बाद जो प्लाज्मिड डीएनए जो कैसा होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, उसमें से एक स्ट्रैंड पिलस जो क्या बनाती है कॉन्जुगेशन ट्यूब, उसके थ्रू कहाँ ट्रांसफर हो जाता है रेसिपिएंट सेल में। फिर वो क्या करता है रिजॉइन हो जाता है और उसके वो जो रेसिपिएंट सेल थी फाइनली वो भी किस में कन्वर्ट हो जाती है आपकी F पॉजिटिव सेल में। जैसे ही उसके पास प्लाज्मिड डीएनए आएगा तो पिलस बनाने की कैपेबिलिटी उसके पास क्या हो जाएगी, अपने आप से ही इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस तरीके से एक F पॉजिटिव सेल ने एक F नेगेटिव सेल को किस में कन्वर्ट कर दिया है, F पॉजिटिव सेल में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन जो है वो किसने डिस्कवर की थी, ये भी लिडरबर्ग ने ही, एक साइंटिस्ट थे जिंडर, उनके साथ 1952 में ट्रांसडक्शन के बारे में बताया। उन्होंने इसकी स्टडी करी थी साल्मोनेला टाइफिनेरियम में। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये जो है बैक्टीरियोफेज पे डिपेंडेंट है, ये प्रोसेस इन्वॉल्व होती है किसमें, बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरिया में। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि हम देख रहे हैं डायग्राम में, सबसे पहले क्या होगा, एक बैक्टीरिया सेल है, ये इसका क्रोमोसोम है, और ये क्या है फेज डीएनए, ये क्या है बैक्टीरियल क्रोमोसोम, और ये क्या है बैक्टीरियोफाज, या जिसको हम क्या बोलते हैं फाज। फाज का मतलब होता है टू ईट, तो बैक्टीरियोफाज के पास कैपेबिलिटी होती है बैक्टीरिया सेल को किल करने की। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले बैक्टीरियोफाज जो होता है वो बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच हो जाता है, किसकी हेल्प से, उसके पास क्या होते हैं कुछ टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, टेल फाइबर्स जिनको हम बोलते हैं। वो क्या होता है टेल फाइबर की हेल्प से अटैच हो जाता है और जो उसका डीएनए होता है उसको इंट्रोड्यूस कर देता है बैक्टीरियल सेल में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के टाइम पे सिर्फ बैक्टीरियल डीएनए ही फाज का डीएनए ही बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, जो प्रोटीन कोट होता है वो सेल के बाहर ही रह जाता है। जैसे ही फाज का डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट करता है तो वो क्या करता है होस्ट की मशीनरी पर अटैक करता है और उसको क्या करता है मॉडिफाई कर देता है, जिससे कि वो प्रोटीन बनाता है किसके लिए, फाज के रेप्लिकेशन के लिए और उसके रिप्रोडक्शन के लिए। उसके बाद क्या होगा, वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम को भी डिग्रेड कर देता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट में और उसकी मशीनरी को धीरे धीरे क्या करता है यूज करना शुरू कर देता है। उसके बाद जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है वो जो एंजाइम्स या प्रोटीन्स बनाता है रेप्लिकेशन के लिए, वो किसके लिए बनाता है, उसी को फास्ट यूटिलाइज करता है और धीरे धीरे अपना नंबर बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या करता है इंक्रीज। एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब वो फेज का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जो डीएनए है फाज का डीएनए वो रेप्लिकेट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन की प्रोसेस के थ्रू करता है और एक कंप्लीट बहुत सारे क्या है कंप्लीट फाज उसके अंदर बन जाते हैं और सेल क्या कर जाती है ब्रस्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं सेल लाइसिस, जिसमें बहुत सारे नए फाज बनकर सेल से क्या हो जाते हैं रिलीज। फिर सेम प्रोसेस वो क्या करते हैं कि जो नए फाज बनते हैं वो ही दूसरी बैक्टीरियल सेल पे अटैक करते हैं और इस तरीके से क्या करते रहते हैं उनको मतलब लाइसिस करते रहते हैं, जिसकी वजह से वहां पे एक प्लाट बन जाता है। जब प्रोसेस होती है कि वो बैक्टीरियल डीएनए को भी क्या कर देता है ब्रेक डाउन कर देता है, उस टाइम पे जब पैकेजिंग होती है तो कभी कभी फाज के डीएनए के साथ साथ बैक्टीरिया का क्रोमोसोम भी क्या कर जाता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ फाज का डीएनए क्या कर जाता है इंटीग्रेट कर जाता है, जिस वजह से एक डोनर बैक्टीरियल सेल किसमें कन्वर्ट हो जाती है आपकी एक
रेसिपिएंट सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है, बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंजेस हो जाना। ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो किसने स्टडी करी थी, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ये क्या थे, एक इंग्लिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपना वर्क किस पे किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की 2 अलग अलग स्पीशीज ली थी, जिसको इन्होंने डिनोट किया था S3 और R2। इसमें क्या होता है कि जो S3 स्ट्रेन है वो आपकी कैसी होती है, वायरुलेंट, जबकि जो R2 होती है वो कैसी होती है, ए वायरुलेंट। क्योंकि इसमें क्या होती है, कैप्सुलेशन की प्रोसेस होती है। जो S3 स्ट्रेन है वो क्या बनाती है, कैप्सूल बनाती है। दोनों किसकी स्ट्रेन है, निमोनिया की ही स्ट्रेन है, लेकिन दोनों में क्या है, ये वायरुलेंट होती है, इसको डिनोट किया गया है S3 से, और जो ए वायरुलेंट स्टेज है उसको किससे डिनोट किया गया है, R2 स्टेज में। तो उन्होंने क्या किया, उसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, S3 लिविंग स्टेज में लिया, इंजेक्ट किया माउस के अंदर, वो माउस क्या हो गया, डाई। उसके बाद R2 को जब इंट्रोड्यूस किया तो माउस क्या कर गया, लाइव। फिर उन्होंने क्या किया, उसको आगे स्टडी करने के लिए S3 को क्या कर दिया, हीट किल, यानी कि अबव 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको हीट किया। जब उसको इंट्रोड्यूस किया तो वो माउस क्या कर गया, लाइव। क्योंकि एक कंडीशन के बाद, एक टेम्परेचर पे आने के बाद जो बैक्टीरियल सेल है वो क्या कर जाती हैं, सरवाइव नहीं कर सकती। तो जब उन्होंने उसको 60 डिग्री टेम्परेचर पर उसको हीट किया तो बैक्टीरियल सेल क्या आ जाएंगी, वाइबल नहीं होंगी, जिस वजह से जब उसको माउस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया तो वो क्या कर गई, सरवाइव। फिर उन्होंने क्या किया कि जो किल्ड यानी कि हीट किल्ड वाला और R2 स्ट्रेन दोनों को कंबाइन करके इंजेक्ट किया। अब दोनों क्या है, वायलेंट कंडीशन में नहीं है, क्योंकि इसको भी क्या किया गया है, हीट किल, और R2 पहले से क्या है, ए वायरुलेंट है। जब माउस के अंदर इंजेक्ट किया तो उससे क्या हो गया, वो माउस डाई हो गया। तो अब उन क्वेश्चन अराइज हुआ कि जब दोनों ही डिवाइडिंग कंडीशन में नहीं है, वायरुलेंट कंडीशन में नहीं है, तो वो माउस कैसे डाई हुआ। उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो साइंटिस्ट थे एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और फाइनली उन्होंने बताया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, S3 का जीनोम। S3 का जीनोम जब इंट्रोड्यूस हो गया ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू R2 में, तो R2 जो है वो भी ट्रांसफॉर्म हो गई किसमें, वायरुलेंट स्टेज में। ये मेन रीजन था। तो उन्होंने बताया कि जो ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, फाइनली DNA, न प्रोटीन ट्रांसफर होती है, न कार्बोहाइड्रेट, न कोई भी अदर बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये थे आपके सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के 3 टाइप, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। आई होप आपको क्लियरली समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। थैंक यू।